हेलो एवरीवन, दिस इज शहनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग यहाँ पर पहाड़ी शैली की टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें आपका सेट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और सेट 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सेट 1 में हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस किए थे और सेट 2 में हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस किए थे। तो इस तरीके से आपके 70 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन 70 क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ किया था, यानी कि एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपके निकल के आए थे। ठीक है, तो कहने को तो आपकी टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, लेकिन आपके एक क्वेश्चन से कम 4 या 5 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इस तरीके से मैं चीज़ें आपकी कराती हूँ। आज आपका कौन सा सेट है? तो आज आपका सेट 3 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपके 70 यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे और सारे ही क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी शैली की आपकी डिटेल्ड क्लासेस हो चुकी हैं, जिसको मैंने 8 क्लासेस में यहाँ पर कंप्लीट कराया था। अगर आपने पहाड़ी शैली की डिटेल्ड क्लासेस नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखिए, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल अगर आपने नहीं भी देखा है तब भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं चीज़ों को क्या करूँगी, एक्सप्लेन यहाँ करूँगी। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके मैं चीज़ें कराऊंगी, जिससे कि अगर आप पहली बार भी क्लास देख रहे होंगे तब भी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज आपका सेट कौन सा है? सेट आपका 3 है। और पहाड़ी शैली का पार्ट कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी शैली का पार्ट आपका 11 हो जाएगा। तो आपने पार्ट 9 और पार्ट 10 नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप मेरी मेहनत को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। चीज़ों को आप शुरू से एंड तक देखेंगे, तभी आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि तभी आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ तो वो जाहिर सी बात, वो फिर से क्वेश्चन तो रिपीट होंगे नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर नहीं देखा तो आप देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स के हैं और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ है? बताइए जल्दी से। चंबा शैली का जो आरंभ है वो किसके समय में हुआ है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, राजा अजय सिंह हो जाएंगे, या राजा उदय सिंह हो जाएंगे, या राजा अभय सिंह हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो चंबा शैली की अगर आरंभ की बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग आरंभ की बात करें तो इसका आरंभ किसके समय में होता है? राजा उदय सिंह के समय में इसका आरंभ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन यहाँ पर बी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि चंबा जो है, चंबा नाम ये कैसे पड़ा। तो आपको याद रखना है कि चंबा ये नाम कैसे पड़ा। तो आपको पता है जो साहिल वर्मन है, ठीक है, साहिल वर्मन नाम के एक राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम क्या था? जिनकी पुत्री का नाम क्या था? चंपावती था। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम क्या था? चंपावती था। और चंपावती ही आगे चल करके, यानी कि चंपावती के नाम पर, समझिए कि साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर इस नगर का नाम क्या पड़ा? चंपापुरी पड़ा। ठीक है, चंपावती के नाम पर क्या पड़ा? चंपापुरी पड़ा। ठीक है, तो पहले चंपापुरी इसको कहते थे, फिर बाद में कालांतर में चीज़ें बदलती गई, फिर इसका नाम क्या पड़ गया? चंबा पड़ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है कि साहिल वर्मन की पुत्री का नाम क्या था? चंपावती था। चंपावती के नाम पर चंपापुरी पड़ा और चंपापुरी आगे चेंज होकर के क्या बन गया? चंबा बन गया। तो इस तरीके से ये फाइनल नाम आपका निकल के कौन सा आया? यहाँ पर चंबा निकल के आया। क्लियर हुआ? चंबा, आपको मैंने बताया कि चंबा जो चित्र शैली है उसका आरंभ किसके समय में होता है? तो राजा उदय सिंह के समय में इसका आरंभ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये चरमोत्कर्ष काल पे किसके टाइम में पहुंची, तो आपको किसको याद रखना है? राजा उम्मेद सिंह को याद रखना है। ठीक है, तो उम्मेद सिंह के, यानी कि जो उम्मेद सिंह थे वो बहुत ही ज्यादा कला पारखी, कला प्रेमी शासक थे, जिसकी वजह से चंबा शैली में जो चित्र हैं उम्मेद सिंह के टाइम में खूब अच्छे से बनते हैं। ठीक है, तो उम्मेद सिंह के गद्दी पर बैठने से चंबा की चित्रकारी को एक नवीन क्या है, एक अध्याय मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उम्मेद सिंह जो थे वो क्या है, बहुत ही कला प्रेमी शासक थे और इन्होंने अपने राजकाल में बहुत ज़्यादा कला को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 71 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर देना है फटाफट, जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर फटाफट दीजिए। चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया? अभी मैंने आपको बताया जो चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया, तो यहाँ पर राजा उम्मेद सिंह यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब राजा उम्मेद सिंह तो यहाँ पर है नहीं, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, राजा राज सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। तो चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया, तो आपको ऑप्शन बी यहाँ पर लगाना है, राज सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या है, जल्दी से बताइए। चंबा शैली अपने मौलिक रूप में किस समय दिखाई देती है? चंबा शैली अपने मौलिक रूप में किस समय दिखाई देती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 17वीं शताब्दी के मध्य हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के मध्य हो जाएगा, या 18वीं शताब्दी के मध्य हो जाएगा, या 20वीं शताब्दी के मध्य हो जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो चंबा शैली है अपने मौलिक रूप में 19वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चंबा शैली में बसौली, गुलेर और सिख शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, और जब आपकी 19वीं शताब्दी आती है तब ये क्या है, अपने मौलिक रूप में जो है आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो चंबा शैली में आपको किसका किसका जो है किसकी झलक दिखाई पड़ती है, तो बसौली की, ठीक है, बसौली की, और क्या है, गुलेर की, और इसके अलावा सिख, यानी कि इन शैलियों की आपको झलक दिखाई पड़ती है। जब आपकी 19वीं शताब्दी आती है तब ये क्या है, अपने मौलिक रूप में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर बसौली और गुलेर और सिख शैली की यहाँ पर क्या है, प्रभाव दिखाई पड़ता है। तभी ये क्वेश्चन आपका बना है कि चंबा शैली अपने मौलिक रूप में कब जो है, किस समय दिखाई देती है। तो आपको याद रखना 19वीं शताब्दी के मध्य आपकी ये जो आपकी चंबा जो शैली है वो अपने मौलिक रूप में दिखाई देती है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से 73 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू शैली का मुख्य चित्रकार कौन है? बताइए जल्दी से, जम्मू शैली का मुख्य चित्रकार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जम्मू शैली का तो अकारिजा हो जाएगा, मंसूर हो जाएगा, नैनसुख हो जाएगा, या विशनदास हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको अच्छे से ऑप्शन से ही पता चल गया, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से दिए हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नैनसुख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अकारिजा आपके मुगल कालीन चित्रकार हैं, मंसूर भी आपके मुगल कालीन चित्रकार हैं, और विशनदास भी आपके कौन से, मुगल कालीन चित्रकार हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चित्रकार है वो आपके क्या है, मुगल कालीन चित्रकार है। तो इस वजह से यहाँ पर नैनसुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो नैनसुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मैं नैनसुख के बारे में चीज़ें बता देती हूँ कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए नैनसुख। तो नैनसुख के बारे में कुछ चीज़ें आप यहाँ पर जान लीजिए। जो नैनसुख था, ठीक है, जो नैनसुख था तो आपका क्या है, गुलेर शैली में भी आएगा, गुलेर शैली में भी आएगा, और आपका जम्मू शैली में भी आएगा। यानी कि गुलेर शैली और जम्मू शैली दोनों में इसने काम किया, किसने, नैनसुख ने, ठीक है। तो नैनसुख आपका जो चित्रकार है जम्मू शैली में प्रमुख रूप से लिया जाता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन आपका गुलेर हो तो गुलेर भी आप याद रखेंगे। तो गुलेर और आपका जो है जम्मू दोनों ही आपको नैनसुख के लिए याद रखना है, ठीक है। आपका नैनसुख का एक जो चित्र है, बहुत फेमस चित्र है, आप याद रखेंगे, मियाँ मुकुंद देव का व्यक्ति चित्र, ठीक है। तो मियाँ मुकुंद देव का व्यक्ति चित्र जो है, जो किसने बनाया था, मुकुंद देव का व्यक्ति चित्र, ये आपका किसने बनाया था, तो ये आपका किसने बनाया था, ये नैनसुख ने ही बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, ये आपका नैनसुख ने ही बनाया था। तो नैनसुख का ये प्रसिद्ध चित्र आप याद रखेंगे, मियाँ मुकुंद देव का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है, तो आपको क्या याद रखना है, ये नैनसुख ने बनाया है, ठीक है। जो किस शैली में आप याद रखेंगे, तो आपको यहाँ पर जम्मू शैली यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो जम्मू शैली आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे। जम्मू शैली जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आपको याद रखना, जो जम्मू शैली है, जम्मू शैली किस राजा के समय में चरमोत्कर्ष काल ये पाती है, ठीक है। तो कौन से राजा के समय में जम्मू शैली क्या है, विकास करती है, यानी कि चरमोत्कर्ष काल पाती है, गोल्डन पीरियड किस राजा के समय का होता है, तो आपको याद रखना राजा रणजीत सिंह को आपको याद रखना है। तो जम्मू शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय का रहता है, राजा रणजीत सिंह के समय का चरमोत्कर्ष काल रहता है, किसका, जम्मू शैली का, ठीक है। जम्मू शैली का जो मुख्य चित्रकार है वो आपको कौन सा हो जाएगा, तो आपका नैनसुख नामक चित्रकार को आपको याद रखना है। हालांकि नैनसुख नामक जो चित्रकार है वो आपको गुलेर शैली में भी इसने काम किया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो पंडित सेऊ हैं, जो नैनसुख की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये किसके पुत्र हैं, तो ये आपके पंडित सेऊ के पुत्र हैं, किसके, पंडित सेऊ
सेऊ के पुत्र हैं। पंडित सेऊ के 2 पुत्र मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, एक तो हो जाएंगे आपके नैनसुख, एक तो आपके हो जाएंगे नैनसुख और दूसरे कौन से हो जाएंगे मानकू। ठीक है, एक तो आपके नैनसुख हो जाएंगे और दूसरे आपके कौन से हो जाएंगे मानकू। तो 2 पुत्रों को आप यहाँ पर पंडित सेऊ के 2 पुत्रों को यहाँ पर याद रखेंगे। अब ये जो आपके पंडित सेऊ थे ये कहाँ के थे, तो ये आपके पता है आपके कहाँ के थे, तो ये गुलेर के थे। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर याद रखना है। जो नैनसुख पूछा जाए कहाँ के रहने वाले थे, तो आप गुलेर यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर किसके बारे में, मैंने आपको जम्मू शैली के बारे में इतनी चीज़ें आपको बता दी। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही, चीज़ें यानी कि क्लास अगर आपको समझ में आ रही, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर फटाफट दीजिए। टाकरी लिपि का लेख किस शैली से संबंधित है? टाकरी लिपि का जो है लेख किस शैली में सबसे ज़्यादा आपके मिलते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल, तो सिख शैली हो जाएगा, गढ़वाल शैली हो जाएगा, गुजरात शैली हो जाएगा या जम्मू शैली हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर किसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर जम्मू शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू शैली आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा टाकरी लिपि के लेख आपको किस में मिलते हैं, तो आपको जम्मू शैली में मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, इस वजह से आप इसको याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पे हम लोग आ चुके हैं। चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, बस हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके अलावा आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो भी आपके अलग से क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, जो भी आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसमें मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक्स्ट्रा बात यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो बोस्टन म्यूजियम जो है, बोस्टन संग्रहालय जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है? तो आपको क्या याद रखना है, ये आपका कहाँ है, लंदन में है। तो बोस्टन म्यूजियम आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका लंदन में पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 77, सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन है? अभी मैंने आपको सिख शैली के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर सिख शैली के प्रमुख संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुरु नानक हो जाएंगे, गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे, रंजीत सिंह हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया आगे कि क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर रंजीत सिंह आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो रंजीत सिंह यहाँ पर आप अच्छे से याद रखेंगे। और ये क्या है, प्रमुख संरक्षक के रूप में आपका टाइम पूछा जाए या चरमोत्कर्ष काल पूछा जाए, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं 1780 से 1780 के क्या कहते हैं 1780 से लेकर के क्या कहते हैं 1839, इस बीच में इसका क्या है खूब अच्छे से चरमोत्कर्ष काल रहता है। ठीक है, तो सिख शैली के प्रमुख संरक्षक के रूप में आपको किसको याद रखना है? राजा रंजीत सिंह को यहाँ पर आपको याद रखना है। सिख शैली में मैंने आपको बताया इसमें क्या है, गुलेर शैली। ठीक है, गुलेर शैली और जम्मू शैली का क्या है, अनुकरण हुआ। ठीक है, गुलेर शैली और जम्मू शैली का अनुकरण यहाँ पर होता है किसमें, सिख शैली में है। गुलेर शैली में आपको 10 गुरु के जो है चित्रण आपको मिल जाते हैं। गुलेर शैली में, एक मिनट, गुलेर शैली में आपके जो आपके क्या कहते हैं सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, इन 10 गुरुओं का अंकन आपको गुलेर शैली में अच्छे से यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो आपके जितने भी गुरु हैं, ठीक है, जो आपके सिख धर्म के जो आपके 10 गुरु हैं, 10 गुरु का अंकन आपको किस शैली में मिलता है? तो आपको याद रखना सिख शैली में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करी। कौन सी चीज़ें? सिख शैली से रिलेटेड इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 78। फिर सिख शैली से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है? अभी मैंने आपको बताया कि जम्मू और आपको गुलेर, इसके अलावा आप नादौन भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है? तो जम्मू, नादौन और गुलेर शैली आपको अच्छे से याद रखनी है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। अभी आपके सिख क्वेश्चन चल रहे हैं, तो लेकिन अभी आपके और शैली से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आपको मैंने हर शैली से रिलेटेड दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। 100 के 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको, हाँ पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा। पीडीएफ इसका मैं आपको कल यहाँ पर सेंड कर दूंगी। 100 क्वेश्चन की सीरीज़ का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी एडिशिनो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? स्टडी एडिशिनो। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस 100 क्वेश्चन की सीरीज़ को मैं यहाँ पर आंसर के साथ यहाँ पर कल के दिन में, यानी कि कल मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सिख शैली के त्योहार में बोले, सिख शैली के लाहौर और अमृतसर, यानी कि सिख शैली में आपको मैंने प्रमुख यहाँ पर केंद्र बताए थे, तो जिसमें आपका लाहौर हो गया और दूसरा आपका अमृतसर हो गया। तो ये दो केंद्र तो थे ही, इसके अलावा यहाँ पर कौन से केंद्र हो जाएंगे ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने कौन सा बताया था? ऊना बताया था, आनंदपुर बताया था, कपूरथला बताया था और पटियाला बताया था। तो ये सारे जो केंद्र हैं वो आपके सिख शैली के प्रमुख केंद्रों में आते हैं, ठीक है। तो आपको लाहौर, अमृतसर, ठीक है, ऊना, ठीक है, आनंदपुर और इसके अलावा आपको कपूरथला और यहाँ पर पटियाला, तो इन केंद्रों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है कि सिख शैली के प्रमुख केंद्र यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। क्लियर? तो लाहौर, अमृतसर तो आप याद ही रखेंगे। इसके अलावा आप ऊना को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप किसको याद रखेंगे? ऊना को याद रखेंगे, आनंदपुर को याद रखेंगे, कपूरथला को याद रखेंगे और पटियाला को याद रखेंगे। तो इतने केंद्र आपको सिख शैली से रिलेटेड आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 10 गुरुओं के चित्र आपको किस शैली में मिल जाते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया जो सिख शैली में आपको 10 के 10 जो गुरु हैं, जो सिख धर्म के जो 10 के 10 गुरु हैं वो आपको किस में मिल जाते हैं? सिख शैली में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? सिख शैली आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है, ठीक है। जिसने भी आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए, अल्लाह बख्श, मल्लाराम और हरि सिंह ये प्रसिद्ध जो चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है? ये वाला आंसर आपको देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अल्लाह बख्श, मल्लाराम और आपके हरि सिंह जो चित्रकार हैं वो आपकी किस शैली से रिलेटेड है। तो आपको क्या याद रखना है? तो अल्लाह बख्श और मल्लाराम मैंने आपको विशेष रूप से बताए थे। किस में बताए थे? आपको सिख शैली में बताए थे, ठीक है। तो सिख शैली के ये विशेष रूप से ये चित्रकार आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। तो अल्लाह बख्श और मल्लाराम जो है आपके सिख शैली के यहाँ पर ये चित्रकार हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये चित्रकार किससे रिलेटेड है तो आप क्या बताएंगे? सिख शैली से रिलेटेड है, ठीक है। पूछा जाए सिख शैली में आपके सिख शैली में कितने गुरुओं का अंकन मिलता है, तो सिख शैली में आपके 10 के 10 गुरुओं का अंकन आपको मिल जाता है। सिख शैली को संरक्षण किस राजा ने दिया? तो आपको बताना राजा रणजीत सिंह ने सिख शैली को संरक्षण दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया सिख शैली में किसका अनुकरण मिलता है? तो आपका गुलेर शैली, ठीक है, गुलेर शैली और जम्मू शैली का यहाँ पर अनुकरण आपको मिल जाता है। किसमें? सिख शैली में आपको ये मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पर लाहौर हो जाएंगे, अमृतसर हो जाएंगे, अमृतसर, ये सारे क्या है? लाहौर है, अमृतसर है, ऊना है, ये सारे क्या है? आपके सिख शैली के मुख्य केंद्र के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। एक चीज़ और मैंने बताई थी 1875 में क्या है आपका मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। किसके जरिए हुई थी? तो आपको अंग्रेजों के जरिए हुई थी। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने डिटेल्ड क्लासेस यहाँ पर ली थी, ठीक है। तो 1875 में क्या होता है? लाहौर में एक स्कूल की स्थापना होती है। जो कौन सा स्कूल होता है? जो कला स्कूल होता है। तो लाहौर में कौन सा स्कूल का नाम आपको याद रखना है? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। क्या याद रखेंगे? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है आपकी कहाँ होती? लाहौर में होती है। और किसके जरिए होती है? तो आपको याद रखना है अंग्रेजों के जरिए होती है, ठीक है। किसके जरिए होती है? अंग्रेजों के जरिए होती है। और आपको क्या याद रखना है कि कब होती है? तो आप क्या याद रखेंगे? 1875 में होती है। क्लियर? तो आपका स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे 1875, ठीक है। और कौन सा स्कूल? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। और कहाँ पर है ये? आपका लाहौर में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिख शैली में बताई थी, ठीक है। तो हरि सिंह भी बताया था। एक और इसका चित्रकार आप याद रखेंगे कपूर सिंह, ठीक है। तो कपूर सिंह भी आप क्या याद रखेंगे? किसमें? कपूर सिंह भी आप याद रखेंगे सिख शैली में। तो सिख शैली में एक तो आपको
कौन कौन से मुख्य चित्रकार याद रखने, एक तो आपको अल्लाह बख्श आराम से याद रखना है और मल्लाराम आराम से याद रखना है, और इसके अलावा जो कपूर सिंह है, ये 3 चित्रकार को आप सिख शैली में ज़रूर यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 चित्रकार आप अच्छे से यहाँ पर ज़रूर याद रखेंगे, किसमें, सिख शैली में। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई आपको, सारी ही चीज़ें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, सारी ही चीज़ों को आपको यहाँ पर लर्न करना है। मैंने आगे के क्वेश्चन बताया, फिर यहाँ पर फिर से रिपीट किया, जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट लर्न हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सारी क्लासेस हम लोग ऐसे करते हैं कि साथ साथ में आपको चीज़ें लर्न भी हो जाए, क्योंकि चीज़ें क्या करनी होती है, आपको लर्न भी करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासेस आप करिए कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लास के आपके दौरान ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद भी होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर फटाफट दीजिए। 1875, हाँ यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी कि 1875 में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में एक कला स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, वो कैसा, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया 1875 में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई, तो हिंदी साहित्य अकादमी की, संगीत अकादमी की, ललित कला अकादमी की या स्कूल ऑफ आर्ट की। तो आपको मैंने अभी बता ही दिया, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो स्कूल ऑफ आर्ट पूरा नाम आपसे पूछे तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन डी बताया है उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है राग रागनियों का अंकन आपका किस शैली में सबसे ज्यादा हुआ है, तो पाल हो जाएगा, कांगड़ा हो जाएगा, मुगल हो जाएगा या राजस्थानी हो जाएगा। तो राग रागनियों का अंकन आपको याद रखना है कि पूरी आपकी पहाड़ी शैली में राग रागनियों का अंकन खूब अच्छे से मिल जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए पूरी पहाड़ी शैली में भी कौन सी शैली आपकी अग्रणी है या सबसे ज्यादा आपका किसमें हुआ है, तो आप किसको याद रखेंगे, आप कांगड़ा शैली को याद रखेंगे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब कि पहाड़ी शैली में राग रागनियों का अंकन, पहाड़ी शैली में राग रागनियों का अंकन आपका खूब अच्छे से यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी शैली में किस शैली में सबसे ज्यादा हुआ है, तो आप क्या याद रखेंगे, कांगड़ा शैली में हुआ है। पहाड़ी शैली की अगर पूछा जाए सबसे अच्छी शैली कौन सी है, तो आप क्या याद रखेंगे, पहाड़ी शैली की सबसे अच्छी जो शैली है वो आपकी कांगड़ा शैली ही है। पहाड़ी शैली की सबसे अच्छी शैली आपकी कौन सी है, पहाड़ी हाँ क्या मैंने बताया कि पहाड़ी शैली की सबसे अच्छी शैली कौन सी है, तो आपकी कांगड़ा शैली ही सबसे अच्छी शैली है। ठीक है, नायिका भेद का सर्वाधिक अंकन भी आपका किसमें हुआ है, तो आप क्या याद रखेंगे, आपको कांगड़ा शैली ही याद रखेंगे। ठीक है, तो नायिका भेद जो आपका है, सुनिए, जो आपका नायिका भेद पूछा जाए तो नायिका भेद आपकी जो विशेषता है वो आपकी कांगड़ा शैली की तो है ही, जो नायिका भेद जो विशेषता है वो आपकी कांगड़ा शैली की तो है ही। इसके अलावा आपकी गुलेर शैली की भी मुख्य विशेषता के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है, तो नायिका भेद आपकी एक तो कांगड़ा शैली की विशेषता है, कांगड़ा शैली की विशेषता है, इसके अलावा आपको गुलेर शैली की विशेषता भी आपको याद रखनी है। जो ऑप्शन में होगा उस तरीके से आप यहाँ पर आंसर करेंगे। ठीक है, पूरी पहाड़ी शैली में 12 मासा का अंकन बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से हुआ है, तो 12 मासा का अंकन बहुत ही बारीकी से, 12 मासा का अंकन आपका पूछा जाए बहुत ही बारीकी से कहाँ हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, पहाड़ी शैली में हुआ है। ठीक है, तो हालांकि हुआ आपकी राजस्थानी शैली में भी है, लेकिन बहुत सूक्ष्म तरीके से बहुत महीन काम जो हुआ है, यानी कि बहुत ही अलर्ट से, बहुत ही ध्यान से जो काम हुआ है वो आपका किस में हुआ है, पहाड़ी शैली में हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, और इसी तरीके से आपको सारा का सारा आंसर देना है। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पहाड़ी शैली से बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी शैली को, राजस्थानी शैली को, मुगल शैली को मैंने डिटेल में और सारी चीजें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कराई हैं। ठीक है, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपकी चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी गलत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है। ठीक है, आ गया यहाँ पर, तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है, तो अगर आपका पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, मुगल शैली, जब चारों ही ऑप्शन में हो, यानी कि 3 रख लीजिए, पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल। ठीक है, क्योंकि आपकी पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल आपकी जो शैली है वो आपकी लगभग थोड़ी थोड़ी एक जैसी होती हैं, तो इन शैलियों में अगर पूछा जाए तो आप जैन शैली तो आप अलग कर ही देंगे, मुझे पता है। नारी अंकन का सबसे सुंदर जो चित्रण है वो किस शैली में हुआ है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। 84 का फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे लोग देखिए आंसर दिया करिए, तो जिससे आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। क्लियर, तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ, तो आपको याद रखना है किसमें,
पहाड़ी शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो पहाड़ी शैली आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। नारी का अंकन सुंदर चित्र, ठीक है, नारी अंकन का सुंदर यानी कि खूबसूरती से किया गया है, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? पहाड़ी शैली याद रखना है। पहाड़ी शैली को आपको पता है नारी सुषमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यानी कि नारियों का अंकन बहुत अच्छे से हुआ है, इसीलिए इसको नारी सुषमा के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर चीज़ें याद रखेंगे। पहाड़ी शैली की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो आपको याद रखना 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो पहाड़ी शैली का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। पहाड़ी शैली की सर्वप्रथम खोज किसने की? मैंने आपको बताया था। पहाड़ी शैली की सर्वप्रथम खोज किसने की? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो किसने की थी? तो आपको याद रखना 1910 में की थी। कब की थी? तो किसने की थी? तो आपको याद रखना मेटकॉफ ने की थी। किसने? मेटकॉफ ने 1910 में पहाड़ी शैली की यहाँ पर खोजकर्ता के रूप में आपको याद रखना है। मान लीजिए अगर आपका मेटकॉफ ना हो तो आप यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी लगा सकते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली की वृद्ध यहाँ पर क्या कहते खोज की, इस वजह से यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले किसको आप वरीयता देंगे? तो आप मेटकॉफ को देंगे। अगर मान लीजिए आपका मेटकॉफ नहीं है तभी आप यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी लगाएंगे। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी की एक जो है पुस्तक कौन सी है? 1916, पहले याद रखेंगे, सन याद रखेंगे। तो जो आनंद कुमार स्वामी ने आपकी पहाड़ी शैली को 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। तो आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी उत्तरी चित्रमाला हो जाएगी, 1916 में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी? उत्तरी चित्रमाला, ठीक है, उत्तरी चित्रमाला हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी? उत्तरी चित्रमाला। और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी चित्रमाला। ठीक है, दक्षिणी चित्रमाला। सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ। जो आप क्लास, कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार क्लास देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। चित्रमाला, ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने डिटेल क्लासेस नहीं देखी, तो मैं सारी चीज़ें यहीं पर आपको डिटेल करवा दूंगी, जिससे कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर कराऊँगी। ठीक है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर परेशान ना होइए। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, उत्तरी चित्रमाला के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? तो उत्तरी चित्रमाला के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? कांगड़ा कलम आ जाएगा। ठीक है, कांगड़ा कलम यहाँ पर आ जाएगा। कलम, 1 मिनट, कलम। ठीक है, और दक्षिणी चित्रमाला के अंतर्गत कौन जाएगा? जम्मू कलम। तो ये आपका जो जम्मू कलम, ये आपका जो क्या कहते हैं वर्गीकरण किया है, ये सब किसने किया है? ये आनंद कुमार स्वामी ने किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस शैली पे लिखी गई हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो आपकी पहाड़ी शैली में लिखी गई। तो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक पुस्तकें किस शैली पे लिखी गई हैं? तो आपको याद रखना है किस पे? पहाड़ी शैली पे सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी शैली को कितने भागों में विभाजित किया? तो अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी शैली को आनंद कुमार स्वामी ने कितने भागों में डिवाइड किया, तो आपको 2 पार्ट बताने हैं। अगर आपसे पूछा जाए, मैं कहाँ लिखूँ, 1 मिनट, ठीक है, इसको मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी शैली को कितने भागों में डिवाइड किया, तो R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी शैली को क्या है? 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो 4 भागों ने R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी शैली को विभाजित किया। ठीक है, पहाड़ी कला की नींव जो है मुगल चित्रकारों ने रखी थी। मैंने आपको बताया जो औरंगजेब था, जो क्या है कला विरोधी शासक था, इसके समय में क्या है बहुत से चित्रकारों का दल वहां से पलायन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब था जिसने क्या है अपने राजकाल में कलाकारों को ज़्यादा यहाँ पर जीविका नहीं दी। जीविका की वजह से रोजगार की वजह से बहुत से चित्रकारों का दल यहाँ पर आके बस जाता है। ठीक है, तो बहुत से चित्रकारों का दल यहाँ पर यानी कि पहाड़ी इलाकों में आकर बस जाता है। कुछ चित्रकार आपको औरंगजेब के टाइम में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से चित्रकार ऐसे थे जिनको रोजगार ना मिलने की वजह से यहाँ पर इनको पलायन करना पड़ता है। ठीक है, और आपके जो मुगल काल के जो चित्रकार आते हैं इस पहाड़ी इलाके में, मुगल काल के जो चित्रकार आपके इस पहाड़ी इलाके में आते हैं, इन चित्रकारों के आने की वजह से ही पहाड़ी चित्रकला को एक नया आयाम मिलता है।
ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि पहाड़ी चित्रकार मिलके और आपके मुगल काल के चित्रकार मिलके पहाड़ी शैली को एक नई दिशा यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो मुगल काल के चित्रकार यहाँ पर आने से पहले भी यहाँ पर चित्रकारी होती थी। मुगल काल के चित्रकार आने से पहले भी पहाड़ी इलाकों में क्या है चित्रकारी होती थी, लेकिन जब मुगल काल के चित्रकार आए तब इसको क्या है एक नया आयाम मिलता है, यानी कि एक नई तरीके की शैली यहाँ पर उभर के आती है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ के आनी है, ठीक है। नेट एग्जाम में आपको इसी तरीके से कथन वाली चीजें यहाँ पर दी होती है, ठीक है। तो यूजीसी अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो इसी तरीके से आपको घुमा फिरा के चीजें दी होती है और इसी तरीके से आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ के करना चाहते हैं तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है, तो आप क्या याद रखेंगे, पहाड़ी शैली में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर दीजिए। असंबद्ध क्या है। अब इसमें बताना है, इसमें ऑड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड वन आपको बताना है। यहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर शब्द हो जाएगा या कौन सी शैली हो जाएगी। तो पहाड़ी शैली हो जाएगी, राजस्थानी शैली हो जाएगी, या मुगल शैली हो जाएगी, या आपकी देवगढ़ शैली हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से पता है यहाँ पर देवगढ़ जो शैली है वो आपकी पूरी तरीके से ऑड शैली है। देवगढ़ जो शैली है वो आपकी क्या है, आपकी ऑड शैली है। तो यहाँ पर देवगढ़ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि असंबद्ध यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। अब आपको पता है कि पहाड़ी शैली में आपको बहुत से विषयों के आधार पर चित्र आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पता है नारी से अंकन, ठीक है, जो आपका अभी आया कि राग रागनियों का अंकन, 12 मासा का अंकन, महाभारत के संबंधित चित्र, रामायण के संबंधित चित्र, रस मंजरी का चित्र, दुर्गा सप्तशती के चित्र। तो ये सारे विषयों पर आधारित चित्र आपको पूरी पहाड़ी शैली में खूब अच्छे से मिलता है। तो इसी तरीके से जो रस मंजरी है, जो रस मंजरी किसने लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए रस मंजरी किसकी कृति है, ठीक है। तो रस मंजरी आपसे पूछा जाए किसकी कृति है, तो आपको क्या याद रखना, भानुदत्त की ये कृति है, ठीक है। कृति किसकी है, यानी कि मेन पुस्तक किसकी है, ये आपकी भानुदत्त की है। अब यहाँ पर रस मंजरी का भी चित्रण यहाँ पर इस शैली में हुआ है। तो आपको ये बताना है कि पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बसौली शैली में, ठीक है, बसौली शैली में रस मंजरी का अंकन यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक। क्या बताएंगे आप लोग, बसौली शैली यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। बसौली शैली में मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि यहाँ पर पशुओं को क्या है, दुबला पतला दिखाया गया है। दुबला पतला यानी कि बहुत ही कहने से बीमार टाइप का, दुबला पतला यहाँ पर दिखाया गया। दुबला पतला ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, पिछले भी क्लासेस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे पशुओं को दुबला पतला कहाँ पर दिखाया गया है, तो आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल आप बसौली शैली यहाँ पर बताएंगे। क्लियर। बसौली शैली में रस मंजरी का यहाँ पर आपको चित्रण मिलता है, ठीक है। किसने किया था, बसौली शैली में रस मंजरी का जो चित्रण है वो आपका किसने किया था, यहाँ पर मैं लिखती हूँ रस मंजरी का चित्रण, मंजरी का चित्रण बसौली शैली में किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था, देवीदास नाम के चित्रकार ने किया था। किसने किया था, देवीदास नाम के चित्रकार ने किया था। किस राजा के समय में किया था, किस राजा के समय में किया था, तो आप क्या याद रखेंगे, राजा कृपाल पाल यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो राजा कृपाल पाल को आप यहाँ पर याद रखेंगे। बसौली शैली का चरमोत्कर्ष काल भी राजा कृपाल पाल के टाइम को ही कहा जाता है, ठीक। तो समझ में चीजें इतनी आई आपको कि राजा कृपाल पाल के टाइम में रस मंजरी का यहाँ पर चित्रण हुआ था। कौन से राजा, कृपाल पाल, ठीक है। कृपाल पाल जो आपके राजा हैं, इन्हीं के समय में बसौली शैली चरमोत्कर्ष पे जाती है और इन्हीं के समय में रस मंजरी का चित्रण होता है। और रस मंजरी का चित्रण किया किसने था, देवीदास ने किया था। किस शैली में हुआ, तो आपको याद रखना बसौली शैली में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो आपकी रस मंजरी जो आपकी पांडुलिपि है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पांडुलिपि जो आपकी बसौली ये कौन सी, रस मंजरी जो पांडुलिपि है बसौली शैली की प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है। तो रस मंजरी आपकी बसौली शैली की यहाँ पर प्रथम रचना मानी जाती है। कुछ लोग गीत गोविंद को ही मानते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगाएंगे। रस मंजरी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसका चित्रण किसके किसके टाइम में हुआ था, तो आपको याद रखना है 1694 से लेकर के 1695 के बीच में हुआ था। तो रस मंजरी का जो चित्रण है वो क्या है, 1694
1694 या 1695 के बीच में जो है इसका चित्रण आपका हुआ था। किसका? रसमंजरी का हुआ था। ठीक है, और आपके जो गीत गोविंद का चित्रण है, गीत गोविंद का जो चित्रण हुआ है, गीत गोविंद का जो चित्रण हुआ है, गीत गोविंद का जो चित्रण हुआ है वो आपका कब हुआ था? 1730 के आसपास हुआ है। ठीक है, 1730 के आसपास हुआ है। जो किसने चित्रित की थी? तो मानकू। तो मानकू नामक चित्रकार ने गीत गोविंद के आधार पर यहाँ पर चित्र बनाए थे। ठीक है, तो रसमंजरी के लिए आपको देवीदास याद रखना है। रसमंजरी के लिए आपको यहाँ पर देवीदास को याद रखना है, और इसके अलावा आपको गीत गोविंद के लिए आपको किसको? मानकू चित्रकार को याद रखना है। तो दोनों चित्रकार आप याद रखेंगे, मानकू और आपके देवीदास, दोनों चित्रकार आपके बसौली शैली से रिलेटेड हो जाएंगे। जो आपके जो गीत गोविंद ये चित्रित है, ये कहाँ पर संग्रहित है? तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपके संग्रहित है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपकी जो है संग्रहित है। कौन? मानकू द्वारा जो चित्रित जो पांडुलिपि है ये आपकी कहाँ पर संग्रहित है? ये आपकी नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में संग्रहित है। कौन से? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नई दिल्ली में संग्रहित है। और जबकि आपकी जो रसमंजरी है ये आपकी कहाँ पर संग्रहित है? ये आपकी भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, तो दोनों आप यहाँ पर ये भी चीज़ यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसमें आपको सिर्फ आंसर मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताती हूँ वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो एक्स्ट्रा चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी 100 क्वेश्चन की सीरीज़ की जब पीडीएफ दूंगी तो वहाँ पर आंसर तो आपको मैं दूंगी, लेकिन जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं वो आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी पहाड़ी शैली से मैंने आपको बताई, रसमंजरी से मैंने बताई। रसमंजरी जो पांडुलिपि है वो कहाँ पर संग्रहित है? वाराणसी में। और जबकि गीत गोविंद जो पांडुलिपि है, ठीक है, वो आपकी कहाँ संग्रहित है? वो आपकी नई दिल्ली में संग्रहित है। मैं चित्रित यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, वैसे नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है, गीत गोविंद लिखी किसने है? तो गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। जबकि रसमंजरी मैंने आपको बताया कि भानुदत्त ने लिखी है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। मोलाराम कौन थे? बताइए, मोलाराम यहाँ पर किस शैली के यहाँ पर हो जाएंगे? किस शैली के चित्रकार हो जाएंगे या राजा हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्या कहते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, जल्दी से दीजिए। मोलाराम कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकार हो जाएंगे, राजस्थानी चित्रकार हो जाएंगे, जैन चित्रकार हो जाएंगे, या आपके मुगल चित्रकार हो जाएंगे। ठीक, तो आपको पता है जो मौलाराम है वो आपके क्या है? पहाड़ी चित्रकार के रूप में आपको इनको याद रखना है। ठीक है, तो मौलाराम आपके पहाड़ी चित्रकार के रूप में इनको याद रखेंगे। मौलाराम जो चित्रकार है वो किस शैली के? पहाड़ी शैली में किस शैली के हैं? तो ये आपके हो जाए गढ़वाल शैली के मुख्य रूप से चित्रकार हो जाएंगे। एक तो मौलाराम और दूसरे आपको चैतुषा। ठीक है, दो चित्रकार आपको अच्छे से याद रखने, किसके? गढ़वाल शैली के। गढ़वाल शैली के दो चित्रकार आपको अच्छे से याद रखने। हालांकि आपके मौलाराम एक चित्रकार हो गए, ठीक है, चैतुषा आपके चित्रकार हो गए। इसके अलावा कौन कौन से चित्रकार है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा आप कौन से याद रखें? बालक राम। ठीक है, बालक राम। तो मौलाराम बालक राम एक जैसा नाम है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो मौलाराम, बालक राम, चैतुषा और इसके अलावा हरदास। तो ये सारे चित्रकार आपके किसके? गढ़वाल शैली के। हरदास। तो ये सारे जो चित्रकार हैं ये आपकी किस शैली के चित्रकार हो जाएंगे? गढ़वाल शैली। और गढ़वाल शैली किसके अंतर्गत आती है? तो आपकी पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सी शैली बताई थी। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आपकी बहुत सी शैली आती हैं, या पहाड़ी शैली के अंतर्गत बहुत सी उप शैली आती हैं। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला बोलिए या शैली बोलिए, बात एक ही है। अगर आप पहाड़ी शैली बोलते हैं तो ये सारी आपकी उपशैली हो जाएंगी। अगर आप पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं तो ये सारी शैली आपकी हो जाएगी। क्लियर? चीज़ें समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया, अगर आप पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं, ठीक है, पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं तो आपकी ये गढ़वाल क्या हो जाएगी? गढ़वाल ये आपकी शैली हो जाएगी। गढ़वाल आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी शैली हो जाएगी। गढ़वाल आपकी क्या हो जाएगी? ये शैली हो जाएगी। अगर आप पहाड़ी शैली बोलते तो ये गढ़वाल आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी उपशैली हो जाएगी। ठीक है, तो बोलने का बस तरीका अलग है और कुछ नहीं है। गढ़वाल उपशैली हो जाएगी। तो आप जैसे दिल कर वैसे बोलिए, बस एग्जाम में आपको यहाँ पर गलत नहीं करना है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ आती हैं मैंने आपको बताया था। बसौली शैली है, गुलेर शैली है, चंबा शैली है, कुल्लू शैली है,
कांगड़ा शैली है, जम्मू शैली है, सिख शैली है और बिलासपुर शैली है और कौन सी हो जाए कश्मीरी शैली है। तो ये सारी जो शैलियाँ हैं, ये सारी जो शैलियाँ हैं वो आपकी पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है, ठीक है। और किशनगढ़ शैली आप बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि कांगड़ा और किशनगढ़ थोड़ा सा एक जैसा लगता है। तो आपकी जो है कांगड़ा शैली है वो आपकी पहाड़ी शैली की उपशैली है और जबकि आपकी किशनगढ़ शैली है वो आपकी किसकी, राजस्थानी शैली की उपशैली है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखें, कांगड़ा और किशनगढ़ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ तो आप नहीं कंफ्यूज होंगे लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो कांगड़ा शैली है, ठीक है, कांगड़ा जो शैली है वो आपकी किसमें, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, ठीक है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। जबकि आपकी कौन सी बताइए, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली जो है आपकी, किशनगढ़ जो शैली जो आपकी है वो किस में आती है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, ये सारी शैली मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की है। अगर आपने चीज़ें नहीं देखी तो आप इनको देख लीजिएगा, सब चीज़ें आप ही लोगों के लिए की है। आप ही लोग बोलते हैं कि मैम शैली कंप्लीट करा दीजिए, फिर जब मैं यहाँ पर क्लास अपलोड करती हूँ तो आप लोग अच्छे से पूरी क्लास नहीं देखते हैं, फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, फिर आप सोचेंगे ये चीज़ें तो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। एग्जामिनेशन आप एग्जाम दे के आएंगे तब मेरी क्लास को देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया था, काफ़ी क्वेश्चन आपको मेरे यहाँ से मिले थे, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आपको मेरी क्लासेस से मिले थे। आप ही लोगों ने कॉमेंट किया, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग के कॉमेंट के हिसाब से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पर मेल किया, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि मैम आपकी क्लासेस से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिली, ठीक है, और मेरे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए और मेरा यहाँ पर क्या सिलेक्शन भी हो गया। तो अभी आपका DSSB में भी कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट्स आए थे और यूपी टीजीटी पीजीटी में तो बहुत से आए थे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ये ना सोचिए कि चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बस आपको इनको लर्न करना है, ठीक है। अब लर्न कितना कर लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर मौलाराम के बारे में बताती हूँ कि मौलाराम जो है वो आपके चित्रकार तो हैं ही, चित्रकार तो आपके हैं ही, ये तो आपको पता ही है जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा क्या है, ये आपके साहित्यकार भी हैं, ये आपके क्या है, साहित्यकार भी। इन्होंने बहुत से ग्रंथों का क्या कहते हैं, बहुत से ग्रंथों को लिखा है। तो ये आपके क्या है, साहित्यकार भी हैं। इसके अलावा क्या है, ये इतिहासकार भी हैं। तो मौलाराम आपके साहित्यकार, इतिहासकार, ठीक है, कवि और चित्रकार, ये सारी चीज़ें इनके में ये गुण हैं। ये सारी चीज़ों में इन्होंने अपना योगदान, इन सारी फील्ड्स में इन्होंने अपना योगदान दिया है। किसने, मौलाराम ने। मौलाराम की शैली से हो जाएंगे तो आपको मैंने बताया ये आपकी गढ़वाल शैली से रिलेटेड हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर है। 100 क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे, 88 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आपकी अभी क्लास यहाँ पर बाकी है, तो आप लोग इस क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। स्किप करेंगे तो चीज़ें भाई आप ही की समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि चीज़ें ना देखनी पड़े और चीज़ें समझ में आ जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, तभी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत से प्रैक्टिस सेट, ठीक है, बहुत से प्रैक्टिस सेट मेरे आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के दौरान मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए थे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर फिर से आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक नया आयाम देना चाह रहे हैं, नई आपको दिशा देना चाह रहे हैं, या अपनी तैयारी को और ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इन प्रैक्टिस सेट को आप क्या करिए, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करिए, ठीक है। तो रिवीजन ही आपका सबसे यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप क्या करिए, एक दिन में 2 या 3 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट करिए। आपको यहाँ पर 100+ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। घटना चक्र की सीरीज़ भी आपकी चल रही है, तो घटना चक्र की सीरीज़ में भी मैंने आपको काफ़ी क्लासेस दे रखी हैं, अभी आपकी बाकी भी हैं। घटना चक्र आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। घटना चक्र में बता दूं कि घटना चक्र अभी मुझे आपको कराना है। घटना चक्र मैं आपको ज़रूर कराऊंगी क्योंकि बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट बुक है आपकी घटना चक्र। किसके लिए, आर्ट के लिए, ठीक है। तो आपको आर्ट के लिए आपको घटना चक्र करनी है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं और क्वेश्चन आपको बहुत रिपीट रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके रिपीट बहुत होते हैं, इस वजह से घटना चक्र आपको मैं ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा इधर का आप थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं घटना चक्र स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है वो घटना चक्र देखे और जिनको नहीं इंटरेस्ट है वो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर कराऊंगी। क्लियर। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो पहाड़ी चित्रकला हो जाएगा। बस सीधी बात यहाँ पर। तो क्या बताएंगे, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 पे आंसर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर फटाफट दीजिए। पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा,
पुराण हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो सारे विषय क्षेत्र यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में यहाँ पर रामायण दिया है तो आप सबसे पहले किसको बताएंगे, रामायण को बताएंगे। ठीक है, ये कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज में आपको एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के दे रही हूँ, तो आपके 100 क्वेश्चन से कम तो नहीं होंगे, कम से कम ये 100 क्वेश्चन से आपको 400 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन से कम आपके 400 क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं आप देख रही हूँ कितने यहाँ पर आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, और जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रही। तो जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, सुनिए यहाँ पर, जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको आप यहाँ पर ज़रूर याद करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके यही क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है वो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन और प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो उसमें हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है जिसमें यहाँ पर ज़रूरत बनी थी। ठीक है, तो जितने भी आपके पुराने प्रैक्टिस सेट हैं उनको आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो गई, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं नई क्लासेस शुरू हो तभी हम करेंगे, तो ये आप गलती कर रहे हैं। जो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, जो समझदार स्टूडेंट होंगे, वो आप जानते हैं कि वो चीज़ें आपके ख़राब तो हुई नहीं, तो एक दिन में आप क्या है 2-2 3-3 करके जल्दी जल्दी उस सेट को कंप्लीट कर डालिए और नई चीज़ें आपकी चल ही रही हैं। ठीक, तो किस चित्र में ऊखल बंधन चित्र यहाँ पर चित्रित, ऊखल बंधन का जो चित्र है वो आपको किस शैली में मिल जाता है, जल्दी से बताइए। ऊखल बंधन जो चित्र है वो आपका किस शैली में मिल जाता है? ठीक है, तो ऊखल बंधन जो चित्र है वो आपका किसमें, बसौली शैली में मिल जाता है। ठीक है, तो बसौली शैली में आपका ये चित्र मिल जाता है। ठीक, ऊखल बंधन का चित्र आपका बसौली शैली में मिल जाता है। इसके अलावा आपको बसौली शैली के कुछ और चित्र आपको याद रखने जो आपका इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताती हूँ। माखन चोर जो चित्र है वो भी आपका किसमें, बसौली शैली में है। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का, विष्णु के 10 अवतार। ठीक है, तो विष्णु जी के 10 अवतार का चित्रण यहाँ पर मिलता है, विष्णु जी के 10 अवतार। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको अंकन किस में मिल जाएगा, बसौली शैली में मिलेगा। ऊखल बंधन तो आपका क्वेश्चन में ही। इसके अलावा आपको याद रखना मिलन की बेला। ठीक है, मिलन की बेला, तो ये सारे जो चित्र हैं, मिलन की बेला, तो ये सारे जो चित्र हैं वो आपको किससे याद रखने हैं, ये सारे आपके जो चित्र हैं वो आपके बसौली शैली के चित्र हैं। ठीक है, तो बसौली शैली के इतने चित्र आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखने हैं। इसके अलावा एक चित्र मैंने आपको बताया था गिरि गोवर्धन। ठीक है, तो वैसे आपका गिरि गोवर्धन वाला जो चित्र है ना, यानी कि श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, तो ये जो चित्र है आपको बहुत ही जगह पे मिल जाता है, तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए, हो सकता है आपका पूछ लिया जाए। तो गिरि गोवर्धन का जो चित्र है आपको काफ़ी शैलियों में मिल जाता है। तो एक जो चित्र काफ़ी शैलियों में मिल जाएगा तो हो सकता है वो इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर उस शैली का सिर्फ उस शैली में जो ऑप्शन दिए होंगे, यानी कि उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होंगे वो आपकी एक ही शैली में होगा, तो आपका क्वेश्चन बन भी सकता है। तो कहने का मतलब अगर आपकी कई शैली में है तो उसमें जो एक शैली अगर होगा ऑप्शन में तो आप लगा सकते हैं, और मान लीजिए वो सारी शैली दी है तब तो आपका क्वेश्चन स्टार बन के यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो गिरि गोवर्धन का चित्र भी आपको बसौली शैली में, माखन चोर है, विष्णु के 10 अवतार है, मिलन की बेला है, ये सारे आपके चित्र बसौली शैली में जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बसौली शैली में वैष्णव धर्म से आधारित आपको चित्र अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो माखन चोर भी आपको किससे पता है, किसे कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते हैं। विष्णु भी जो है विष्णु के अवतार, कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार में ही आते हैं। ठीक है, और आपका गिरि गोवर्धन कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो वो भी आपका जो है क्या कहते हैं, वैष्णव धर्म से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो आपके ये सारे चित्र किससे, वैष्णव धर्म से रिलेटेड आपको चित्र यहाँ पर मिल गए, किसमें, बसौली शैली में। क्लियर, तो यहाँ पर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम लोग किस पे पहुँच गए, 91, क्वेश्चन नंबर 91 पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो आप लोग परेशान ना होइए, बस आपकी क्लास यहाँ पर एंड होने वाली ही है। ठीक है, वस्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है, तो कौन सी ऐसी शैली है जिसमें क्या है, जो चित्र बनाया जाता है। ठीक है, जो आपका चित्र यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये वाला जो आपका साइड वाला जो एरिया है ये आपका क्या कहलाता है, हाशिया यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपको मुगल काल में जो हाशिए हैं बहुत ही क्या कहते हैं, अलंकृत हाशिए यहाँ पर यूज हुए। मुगल काल में जो हाशिए हैं वो कैसे अलंकृत हाशिए यूज हुए, जबकि आपकी पहाड़ी शैली में आपकी जो हाशिए हैं वो कैसे आपके हाशिए यूज हुए, सादे हाशिए यूज हुए। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल में हाशिए किस तरीके से यूज हुए तो आप क्या बताएंगे,
तो यहाँ पर मुगल काल में क्या अलंकृत हाशिए, यहाँ पर अलंकृत हाशियों का चित्रण हुआ है, जबकि आपका पहाड़ी शैली में क्या है सादे हाशिए का यूज हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सी ऐसी शैली है या उपशैली है जिसमें क्या है आपके जो मेन चित्र जो यहाँ पर होता है, जो मेन चित्र होता है उसका कहीं ना कहीं भाग क्या है हाशियों में पहुंच जाता है, यानी कि चित्रकार ने बहुत अच्छे से बारीकी से यहाँ पर नहीं कर पाए और उनकी लापरवाही की वजह से या उनकी कम नॉलेज की वजह से क्या हुआ, वो चित्र क्या है कहीं ना कहीं कहाँ पर पहुंच जाता है, वो आपका हाशिए में पहुंच जाता है। तो कौन सी शैली हो जाएगी, तो आपकी बसौली शैली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बसौली शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बसौली शैली किसकी उपशैली है, पहाड़ी शैली की उपशैली है। ठीक है, आपकी कांगड़ा शैली किसकी उपशैली है, तो आपकी पहाड़ी शैली की उपशैली है। मुगल शैली तो आपको मुगल नाम ही दे रखा है, और राजपूत शैली भी आपकी किसकी उपशैली हो जाएगी, या राजपूत शैली को क्या कहते हैं ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, राजपूत शैली को क्या कहते हैं, राजस्थानी शैली कहेंगे या पहाड़ी शैली कहेंगे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि राजपूत शैली के अंतर्गत आपकी कौन सी शैलियाँ आती हैं, राजपूत शैली को पहाड़ी शैली कहेंगे या आपकी राजस्थानी शैली कहेंगे, या आपकी दोनों शैलियों के अंतर्गत राजपूत शैली आती है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। इस जो है क्लास में मैंने आपको ये वाला जो है होमवर्क दिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, फटाफट बताइए कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या रहा। तो कांगड़ा शैली का जो मुख्य विषय है, तो यहाँ पर प्रेम से संबंधित और नायिका भेद दोनों ही क्या है मुख्य विषय है। मैंने आपको बताया था जो नायिका भेद है गुलेर शैली का भी क्या है मुख्य विषय है, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, नायिका भेद आपका कांगड़ा शैली का हो जाएगा। ठीक है, तो नायिका भेद आपको याद रखने हैं कि आपके नायिका भेद और क्या है प्रेम से संबंधित चित्र आपका जो विषय है वो आपका किस में मिल जाएगा, कांगड़ा शैली में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कांगड़ा शैली में मैंने यहाँ पर देखिए विषय दे रखा है। अब ऐसा नहीं सिर्फ आपको प्रेम और नायिका भेद यहाँ पर मिल जाएंगे, इसके अलावा बहुत से विषयों पर आधारित आपको कांगड़ा शैली में यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से विषय मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपको रामायण याद ही रखना है। ठीक है, रामायण आपको तो याद ही रखना है जो मैंने अभी आपका क्वेश्चन में ही आया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया दुर्गा सप्तसती सप्तसती। ठीक है, यह आपका इससे भी संबंधित चित्र आपको किसमें, कांगड़ा शैली में मिल जाएंगे। इसके अलावा महाभारत भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका महाभारत भी था और आपका रामायण भी था, दोनों होंगे तो आप रामायण बताएंगे। ठीक है, हरिवंश पुराण, तो ये सारे जो है विषय, इन विषयों पर आधारित चित्र आपको किसमें मिलते हैं, आपको कांगड़ा शैली में मिल जाते हैं। इसके अलावा गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद। ठीक है, और कौन हो जाएंगे, गीत गोविंद। इसके अलावा हो कौन से हो जाए, रसिक प्रिया। ठीक है, तो रसिक प्रिया आप अच्छे से याद रखेंगे, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रसिक प्रिया। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर आधारित चित्र मिल जाते हैं। और क्या कहते हैं जो नायिका भेद है, नायिका भेद याद रख लीजिएगा, नायिका भेद ऑप्शन में दिया है। तो नायिका भेद की क्या है, नायिका भेद क्या है, यानी कि 3 तरीके की नायिका हो जाएंगी। ठीक है, 3 तरीके की नायिका हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, स्वकीया। ठीक है, और कौन सी हो जाएंगी, परकीया। ठीक है, परकीया, और कौन सी, सामान्य। तो इन नायिकाओं की 8 अवस्थाओं का अंकन आपको किसमें, कांगड़ा शैली में मिल जाता है। ठीक है, स्वकीय, परकीय, सामान्य, तो संपूर्ण जो नायिकाओं की 8 अवस्थाओं का अंकन आपको किसमें मिलता है, तो कांगड़ा शैली में आपको मिल जाता है। पूछा जाए कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाओं को अंकन मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, 8 अवस्थाओं का अंकन मिल जाता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। नायिका कितने प्रकार की, यहाँ पर नायिका कितने प्रकार की चित्रित की गई है, तो आपको याद है 3 प्रकार की, स्वकीय, परकीय और सामान्य। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ से बना किसमें, कांगड़ा शैली से। आप इस सारी चीजों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जम्मू शैली का चित्रकार कौन है। आपको बताना जम्मू शैली का चित्रकार यहाँ पर कौन है, अकारिजा हो जाएंगे, मंसूर हो जाएंगे, विशन दास हो जाएंगे, नैनसुख हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको पता है कि यहाँ पर जम्मू शैली का जो चित्रकार है ये आपको कौन सा हो जाएगा, नैनसुख हो जाएगा। ठीक है, अकारिजा मैंने आपको बताया मुगल कालीन चित्रकार है, मंसूर भी आपका मुगल कालीन चित्रकार है, और विशन दास भी आपका मुगल कालीन चित्रकार है। और ये तीनों जो चित्रकार हैं वो किस काल के हैं, ये आपके जहांगीर काल, यानी कि मुगल काल में पूछा जाए तो ये किस काल के हो जाएंगे, तो ये जहांगीर काल के चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पूछा जाए किस काल के, तो मुगल काल में पूछा जाए तो आप यहाँ पर जहांगीर को बता सकते हैं। क्लियर, नैनसुख आपको पता है किस शैली का हो जाएगा, तो आपका जम्मू शैली का हो जाएगा। और जम्मू शैली के अलावा किस शैली का हो जाएगा, ये गुलेर शैली का हो जाएगा। नैनसुख और मानकू मैंने आपको बताया, जो नैनसुख और मानकू
नैनसुख और मानकू। ठीक है, ये दोनों जो चित्रकार हैं नैनसुख और मानकू, मैंने मानकू दोनों को मिला दिया, मानकू। ठीक है, तो ये किसके पुत्र हैं? तो ये पंडित सेऊ के पुत्र हैं, पंडित सेऊ के पुत्र हैं। और पंडित सेऊ कहाँ के थे? तो ये गुलेर के थे। तो इस तरीके से जो नैनसुख था वो कहाँ का रहने वाला हो जाएगा? तो ये आपका कहाँ का रहने वाला हो जाएगा? तो ये आपका गुलेर का हो जाएगा। तो इसने गुलेर में भी काम किया और यहाँ पर जम्मू शैली भी यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर नैनसुख के बारे में इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 94, जल्दी से आंसर दीजिए। बसौली शैली का उद्भव भारत के किस प्रांत में हुआ था? ठीक है, प्रांत में हुआ, जल्दी से बताइए। बसौली शैली का उद्भव, ठीक है, बसौली शैली का उद्भव आपके बताएंगे भारत के किस प्रांत में हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मैंने आपको बताया जो शैली आपकी पहाड़ी इलाके यानी कि हिमालय की तलहटी में, जो शैली आपकी हिमालय की तलहटी में ठीक है, तलहटी में विकसित हुई उसको ही क्या बोलते हैं? पहाड़ी शैली बोलते हैं। जिसमें आपको 3 क्षेत्र मुख्य रूप से याद रखने हैं। एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा आपका मुख्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा आपका उत्तराखंड। तो मेन आपको 3 क्षेत्र आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखने, किसके लिए? पहाड़ी शैली के लिए याद रखने। तो जिसमें आपको बताना जो बसौली शैली है इसका उद्भव भारत के किस प्रांत में हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर जम्मू राज्य यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर हो जाएगा। बसौली शैली जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था जो बसौली जो है या बसौली जो है वो क्या है? जम्मू राज्य में जसरोटा जिले की क्या है? एक तहसील है। ठीक है, तो बसौली क्या है? एक तरीके की तहसील है, यानी कि जसरोटा जिला पूछा जाए, जसरोटा, ठीक है, जसरोटा जिले की क्या हो जाएगी? एक तहसील है जिसमें क्या है? कितने? 74 गांव है। ठीक है, 74 है, मैं 75 पता नहीं क्यों बोलती, मेरे मुंह से 75 क्यों निकलता है। ठीक है, तो बसौली राज्य पूछा जाए कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और पूछा जाए जिला पूछा जाए तो आपको क्या बताना? जसरोटा जिला हो जाएगा। और बसौली क्या है? एक तहसील है। ठीक है, तो जो बसौली है जम्मू राज्य में जसरोटा जिले की एक तहसील है जिसमें आपको 74 गाँव यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक, इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। जो आपकी जो बसौली जो क्षेत्र है या बसौली जो आपका नगर है उसकी स्थापना मैंने आपको बताया था किसने की थी? 1635 में किसने की थी? भूपत पाल ने की थी। किसने की थी? तो भूपत पाल ने की थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है तो इसलिए आपको याद रखना है। तो भूपत पाल ने की थी। ठीक, ये आपका हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो बसौली है किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो 1635 में भूपत पाल ने बसौली नगर की स्थापना की। ये कहाँ पर है? किस नदी के किनारे है? तो ये आपके रावी नदी के किनारे है। ठीक, तो इतना क्वेश्चन आपका बन जाता है, इसलिए आप यहाँ पर याद रखेंगे। बसौली राज्य की स्थापना मैंने आपको ये भी बताया था कुल्लू के राजकुमार भोगपाल ने राजा बिल्लो को हरा करके 1765 में की थी। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा आप बताएंगे। तो भोगपाल वाला ऑप्शन आए तो भोगपाल लगा सकते हैं, और या फिर आपका भूपत पाल वाला है तो भूपत पाल लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपका एक ही होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन बी बताया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर फटाफट दीजिए। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ? ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया नहीं हुआ, तो आप नहीं वाला आंसर जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर ये सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ना भूपत पाल के टाइम में हुआ, ना आपका राम कृपाल पाल के हुआ, ना आपका सावंत सिंह के टाइम में हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। आपको भूपत पाल तो मैंने बताया अभी, तो भूपत पाल तो आपके अभी के अभी यहाँ पर आए थे। तो भूपत पाल किस में आए थे? तो आपके बसौली में आए थे। भूपत पाल किस में आए थे? बसौली में आए थे। आपके यहाँ पर कहाँ गया? ठीक है, आपके राजा सावंत सिंह किस में आते हैं? जल्दी से आप बताएंगे राजा सावंत सिंह किस में आते हैं? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि राजा सावंत सिंह किस में आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है। तो राजा सावंत सिंह किस शैली में आते हैं जल्दी से आप मुझे बताएंगे। ठीक, तो ऑप्शन में यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो हम कह सके कि कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी यहाँ पर आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं कांगड़ा शैली के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, बताती हूँ कांगड़ा शैली के बारे में। देखिए कांगड़ा शैली में किस वंश का शासनकाल था? तो आपको याद रखेंगे कटोच वंश का। कांगड़ा शैली में
कटोच राजवंश का शासनकाल था। राजवंश, ठीक है, राजवंश का शासनकाल था। इसका एक बहुत ही क्या कहते थे महत्वाकांक्षी और क्या है बहुत ही कला प्रेमी शासक था। कौन? घमंडचंद, ठीक है। तो घमंडचंद आप यहाँ पर याद रखेंगे। घमंडचंद को आप किस में याद रखेंगे? किस में याद रखेंगे? कांगड़ा शैली में याद रखेंगे। घमंडचंद ने तीरा सुजान नामक नगर बसाया था, ठीक है। तो घमंडचंद ने एक नगर बसाया था जिसका नाम क्या था? तीरा सुजान। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तीरा सुजान नामक क्या है? नगर बसाया, नामक नगर बसाया, ठीक है। नामक है, नगर, नमक नहीं समझ लीजिएगा। नगर बसाया किसने? घमंडचंद ने, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। हो गया ना? तो मैंने ये बताया, ठीक। चलिए फिर आगे इसमें एक राजा कौन से याद रखेंगे? राजा संसार चंद को याद रखेंगे। संसार चंद को याद रखेंगे, ठीक है। संसार चंद को याद रखेंगे। ये क्या करते थे भैया? ये नृत्य और गायन में क्या है? श्री कृष्ण की रासलीला और ब्रज भाषाओं के पदों का यूज करते थे। पूछा जाए कौन से ऐसे राजा हैं जो क्या श्री कृष्ण की रासलीला मतलब करते थे, तो कौन से राजा हो जाएंगे? तो संसार चंद हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है सुनिए, फिर से सुनिए कि श्री कृष्ण की रासलीला यहाँ पर कौन करते थे, कौन से राजा करते थे? तो राजा संसार चंद यहाँ पर करते थे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको किस में याद रखनी है? कांगड़ा शैली में याद रखनी है, ठीक है। तो सावन सिंह के बारे में कुछ आपको याद आया कि नहीं याद आया? तो सावन सिंह आपको पता ही है, जिसको क्या कहते हैं? नागरीदास कहते हैं ना। किस में था? किस शैली में था? तो जल्दी से बताएं किस शैली में था? तो ये आपका किस शैली में हो जाए? किशनगढ़ शैली में था, ठीक है। और संसार चंद आपके किस शैली में हो जाएंगे? तो संसार चंद आपके किस शैली में हो जाएंगे? ये आपके कांगड़ा शैली में हो जाएंगे। और संसार चंद के टाइम में ही कांगड़ा शैली का क्या है? चरमोत्कर्ष काल रहता है, ठीक है। तो सावन सिंह आपको यहाँ पर आपको याद हो गया। और सावन सिंह के जो सावन सिंह थे वो आपको मैंने किस में बताया? किशनगढ़ शैली में बताया। और जो किशनगढ़ शैली है वो आपकी किसकी शैली? वो आपकी राजस्थानी शैली है, ठीक है। राजस्थानी शैली, ठीक है, ये राजस्थानी शैली है। और किशनगढ़ ने ही क्या है? किशनगढ़ के टाइम में कौन सी एक बनी ठनी थी जिसका जो है क्या कहते हैं चित्रण किसने किया था? किसने किया था? निहाल चंद ने किया था, ठीक है। मैं भी भूल गई थी। तो क्या है जो बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद ने किया था। और क्या है, और जो आपके राजा सावन सिंह है, जो क्या है राजा सावन सिंह जो है, जिनको क्या है नागरीदास से क्या है नागरीदास इनका उपनाम हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको राजस्थानी शैली में बताई और राजस्थानी शैली के अंतर्गत किसमें? किशनगढ़ शैली में बताइए। क्लियर? संसार चंद यानी कि आपको याद रखें जो संसार चंद थे वो आपके क्या है? कांगड़ा शैली इन्हीं के समय में क्या है? इसका चरमोत्कर्ष काल रहता है, ठीक है। जो संसार चंद थे ये क्या करते थे? श्री कृष्ण की रासलीला और ब्रज भाषा के पदों का प्रयोग करते थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। और ये जो आपके राजा सावन सिंह है, या आपके यहाँ पर जो राजा सावन सिंह है ये भी क्या है? ये भी क्या है? कृष्ण के भक्त थे, ये भी वैष्णव धर्म के ही अनुयायी थे। तो दोनों ही चीज़ थोड़ी सी सिमिलर है, तो याद रखेंगे, आप लोग गलत नहीं करेंगे। और इसका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ये सभी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। क्लियर? ओके। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, 95 हो गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 96 का आंसर फटाफट देंगे। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो संसार चंद के जो चित्र हैं वो आपके किस शैली में बने होंगे? तो आपकी पहाड़ी शैली, ठीक है। और पहाड़ी शैली अगर आपसे पूछा जाए तो किस शैली में हो जाएंगे? तो आपको क्या याद रखना है? पहाड़ी शैली में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कौन सी शैली याद रखनी है? अभी मैंने आपको बताया, तो कांगड़ा शैली। क्लियर? कांगड़ा शैली, ठीक है। तो कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय का रहता है? तो राजा संसार चंद के समय का ही रहता है। और संसार चंद आपको याद रखने हैं कि संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस में बने हैं? आपकी पहाड़ी शैली में बने हैं, ठीक है। कांगड़ा शैली आपकी किसकी उपशैली हो जाती है? पहाड़ी शैली की उपशैली हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। जिसने ऑप्शन ए दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो 97, 98, 99 और 100 यानी कि 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सिर्फ बच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। बस आपकी क्लास यहाँ पर खत्म होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारे ही क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग एक भी क्वेश्चन को यहाँ पर मिस नहीं करेंगे, ठीक बस, ठीक है। चलिए, राधा कृष्ण किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? तो राधा कृष्ण जो किस शैली का प्रमुख विषय रहा है, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 97 का आंसर देंगे, तो पहाड़ी शैली यहाँ पर हो जाएगा। पहाड़ी शैली ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई भी टफ नहीं था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, त्रिपुरा सुंदरी भित्ति चित्र किसमें है? कुल्लू शैली में, गढ़वाल शैली में, चंबा शैली में? बताइए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? ठीक है, जो त्रिपुरा जो सुंदरी चित्र है वो आपका
याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर सुंदरी का चित्र आप यहाँ पर अच्छे से याद रखें, सुंदरी का चित्र, ठीक है। जो आपका सुंदरी का जो चित्र है, एक तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये भित्ति चित्र है, ठीक है। ये कौन सा चित्र है, ये भित्ति चित्र है। और ये बना कहाँ, ये शीश महल में बना है, ठीक है, शीश महल में बना है, ठीक, ये हो गया। अब ये जो चित्र है वो आपका बनाया किसने है, तो बनाया आपका किसने, ये सजनू नाम के चित्रकार ने बनाया है, ठीक है। तो किसने बनाया, ये सजनू नाम के चित्रकार ने बनाया है। अब जो ये सजनू है, जो सजनू है ये आपके दो शैली में आते हैं। कौन कौन से, एक तो आपके कुल्लू शैली और कांगड़ा शैली, बल्कि 3 शैली आप याद रखेंगे। सजनू ने क्या है, कांगड़ा शैली, ठीक है, और क्या है कुल्लू शैली, कुल्लू शैली, और क्या हो जाएगा, मंडी शैली। तो इन तीनों शैलियों में क्या है, सजनू ने यहाँ पर काम किया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा जाएगा कि सुंदरी जो आपका चित्र है, जो सुंदरी आपका जो चित्र है, जो शीश महल में बना हुआ जो भित्ति चित्र है, वो किसने बनाया है, तो आपको याद रखना सजनू ने बनाया है। और सजनू ने यहाँ पर किस शैली में बनाया, तो आपका कुल्लू शैली और मंडी शैली दोनों ही हो जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आप क्या लगा के आएंगे, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कौन सा लगा सकते हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, तो कुल्लू शैली लगा सकते हैं। और लेकिन आप यहाँ पे याद भी रखें, यहाँ पर मंडी ऑप्शन में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मंडी ऑप्शन होता तो मंडी भी आप यहाँ पर हो सकता था, ठीक है। तो याद सिर्फ कैसे आपको रखना है, मैं सिर्फ इतना आपको बता देती हूँ कि सुंदरी जो आपका त्रिपुरा सुंदरी का जो चित्र है, जो एक क्या है, भित्ति चित्र है, जो किस पे बना हुआ है, ये आपका शीश महल पे बना हुआ है, ठीक है। ये किसने बनाया, ये सजनू ने बनाया। सजनू किस चीज में पारंगत था, तो यानी कि भित्ति चित्र बनाने में ये क्या था, पारंगत था। भित्ति चित्र के जो चित्र जो है ये बहुत ही अच्छे से बनाता था, ठीक है। में सिद्धहस्त था, तो आपको याद रखना ये भित्ति चित्र में सिद्धहस्त था, ठीक है। तो इसी तरीके से कुल्लू शैली के आपको ये सारे चित्र आप याद रखने हैं। कुल्लू शैली के मैं कुछ और चित्र आपको बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो गज लक्ष्मी का जो चित्र है, गज लक्ष्मी, ठीक है, गज लक्ष्मी का जो चित्र है ये भी आपका किसमें हो जाएगा, कुल्लू में भी हो जाएगा और किसमें हो जाएगा, मंडी में भी हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है ये चित्र किसने बनाया है, आपकी किसने बनाया है, तो ये आपके सजनू ने बनाया है। तो ये भी जो गज लक्ष्मी जो चित्र पूछा जाता है, तो गज लक्ष्मी का जो चित्र है जिनको क्या है 4 हाथियों के साथ दर्शाया गया है, तो ये भी आपका किसका, अगर खाली पूछा जाए गज लक्ष्मी तो आप कुल्लू शैली बता सकते हैं, और 4 हाथियों के साथ दर्शाया गया तो आप मंडी बता, यानी कि दोनों ही आपको याद रखना। जो गज लक्ष्मी का चित्र कुल्लू शैली और मंडी शैली दोनों ही याद रखना है, कंफ्यूज आप बिल्कुल ना होइए। तो आपका सुंदरी का चित्र आपका कुल्लू शैली मंडी शैली दोनों हो जाएगा, गज लक्ष्मी का चित्र आपका कुल्लू शैली मंडी शैली दोनों हो जाएगा। मैंने दोनों यहाँ पर क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि आप जब यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर आपका दिया हुआ है, फिर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाए, कुल्लू शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कुल्लू शैली में मुख्य विषय कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण यहाँ पर क्या है, मुख्य विषय के रूप में याद रखेंगे। इसके अलावा रामायण से संबंधित चित्र भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको महाभारत से संबंधित चित्र भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, महाभारत से संबंधित चित्र भी मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या है, नायिका भेद से संबंधित चित्र भी यहाँ पर मिल जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको पहाड़ी शैली में बहुत से, यानी कि पहाड़ी शैली में आपको धार्मिक विषयों पर आधारित चित्र आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको किससे याद रखनी है, त्रिपुरा सुंदरी से रिलेटेड इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक क्वेश्चन से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बताए, ठीक है। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें भाई, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दिया करिए। आपके जो रिव्यू होते हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूला करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं सारे कॉमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, और कभी कभी मैं आंसर देती हूँ, लेकिन कभी कभी आंसर जब नहीं देती हूँ तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका यही वाला चित्र था जो गजलक्ष्मी, और आपका जो है सुंदरी वाला जो चित्र था जो आपका सजनू है किससे किससे है, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी इसमें डिस्कस कर दी, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मस्तानी चित्र किस शैली का है। मस्तानी चित्र आपका किस शैली का है, तो मस्तानी जो चित्र है वो आपका किस शैली का हो जाएगा, गढ़वाल शैली का हो जाएगा, ठीक है। तो मस्तानी जो चित्र है वो आपका किस शैली का हो जाएगा, ये आपका गढ़वाल शैली का चित्र हो जाएगा, क्लियर। तो मस्तानी चित्र आपको किससे याद रखना, गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली में मैंने अभी आपको काफ़ी चित्र बताए। एक तो आपका आँख मिचौनी जो चित्र हो जाएगा, आँख मिचौनी या मिचौली, ठीक है। तो आँख मिचौनी जो चित्र है या मिचौली जो चित्र है वो भी आपका किससे हो जाएगा, तो आपको किससे याद रखना है, तो गढ़वाल शैली से हो जाएगा। गढ़वाल शैली का आपका मुख्य चित्रकार आपको किसको याद रखना है, मोलाराम को याद रखना है। मोलाराम को आपको याद रखना। गढ़वाल शैली का जो मुख्य
चित्रकार है वो आपका मौलाराम हो जाएगा। जो आँख मिचौनी जो चित्र है वो किसने बनाया है, तो मौलाराम ने ही बनाया है। ठीक है, आँख मिचौनी जो चित्र है वो किसने बनाया, मौलाराम ने बनाया है। ठीक है, मस्तानी जो चित्र है ये भी किसने बनाया है, ये भी मौलाराम ने ही बनाया है। ठीक है, तो काफ़ी चित्र मौलाराम ने क्या है, गढ़वाल शैली में बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा राधा कृष्ण, ठीक है, इसके अलावा राधा कृष्ण चित्र भी किसने बनाया है, मौलाराम ने बनाया है। किस में बनाया है, तो आपको याद रखना है गढ़वाल शैली में बनाया है। ठीक है, तो राधा कृष्ण हो गया, यहाँ पर राधा कृष्ण हो गया, मस्तानी यहाँ पर हो गया। ठीक है, आँख बिचौनी यहाँ पर हो गया। और इसके अलावा एक चित्र आपको और याद रखना है, मोर प्रिया। ठीक है, मोर प्रिया जो चित्र है वो भी आपका किसका हो जाएगा, मौलाराम का हो जाएगा। और किस शैली में हो जाएगा, तो आपका गढ़वाल शैली, मौलाराम। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर कितने चित्र बताए, 1 2 3 4, तो 4 चित्र आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, हो गया ना। गोवर्धनधारी तो मैंने आपको बताया कई जगह पर आपका है गोवर्धनधारी। ठीक है, तो गोवर्धनधारी आपका तो बहुत सी जगह पर मिल जाता है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, 100 क्वेश्चन हमारा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, राजा संसार चंद किसके उपासक थे। राजा जो संसार चंद थे वो आपके किसके उपासक थे, तो राम के, दुर्गा के, हनुमान के, कृष्ण के। तो जो राजा संसार चंद थे वो आपके किसके उपासक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके किसके उपासक हो जाएंगे, तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित यहाँ पर हो जाएंगे। ये वैष्णव धर्म से संबंधित यानी कि ये कृष्ण के उपासक थे। किसके, तो कृष्ण जी के उपासक थे। और जो कृष्ण जी को मानने वाले होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वैष्णव संप्रदाय के कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय के कहते हैं। ठीक है, तो वैष्णव गलत लिख दिया, तो वैष्णव संप्रदाय के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके जो है क्या कहते हैं, राजा संसार चंद है वो क्या है, श्री कृष्ण की रासलीला के पदों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो राजा संसार चंद है वो क्या है, श्री कृष्ण की रासलीला, ठीक है, श्री कृष्ण की रासलीला संबंधित पदों का प्रयोग करते थे। कौन, राजा संसार चंद। और राजा संसार चंद है वो किस शैली में आते हैं, आप मुझे बताएंगे। राजा जो संसार चंद है वो किस शैली में आते हैं, तो आपके आते हैं कौन सी शैली हो जाएंगे, तो कांगड़ा शैली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कांगड़ा शैली अभी मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके टाइम का रहता है, तो राजा संसार चंद के टाइम का ही रहता है। अगर बात करें राजा संसार चंद के पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो राजा संसार चंद के पिता का नाम क्या था, तेगचंद था। ठीक है, तो राजा संसार चंद के पिता का क्या नाम हो जाएगा, तेगचंद यहाँ पर हो जाएगा। राजा जो संसार चंद थे वो 10 वर्ष की आयु में ही गद्दी पे बैठे थे। तो 10 वर्ष की आयु में क्या है, ये गद्दी पर बैठे। कब बैठे थे मैंने आपको बताया, तो ये कब बैठे थे, तो 1775 में बैठे थे। ठीक है, 1775 में ये गद्दी पर बैठे थे। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु आप याद रखेंगे 1823 में क्या है, इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, 1823 में क्या है, इनकी मृत्यु होती है। ठीक, तो 10 वर्ष की आयु में ये 1775 में है क्या है, गद्दी पे बैठे। और 1823 में क्या है, इनकी मृत्यु होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। जन्म पूछा जाए, हालांकि जन्म आपको पूछा नहीं जाता है, तो जन्म अगर पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, 1765। ठीक है, तो 1765 आप यहाँ पर याद रखेंगे, तो 10 वर्ष हो जाएंगे ना। 1765 1775 दिया है, तो यहाँ पर कितने गैप है, तो 10 वर्ष का गैप है। तो इस तरीके से राजा संसार चंद के बारे में इतनी चीजें मैंने बता दी कि कौन से राजा ऐसे थे जो कृष्ण रासलीला से संबंधित पदों का प्रयोग करते थे। तो आपको क्या याद रखना है, राजा संसार चंद को याद रखना है। संसार चंद किसके संसार चंद के टाइम में कौन सा चरमोत्कर्ष काल रहता है, किस शैली का चरमोत्कर्ष काल रहता है, तो आपको क्या याद रखना, कांगड़ा शैली का। कांगड़ा शैली किसके अंतर्गत आती है, तो आपकी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। जो संसार चंद थे किसके उपासक थे, कृष्ण भगवान के उपासक थे। तो ये सारी चीजें आपको राजा संसार चंद के बारे में इतनी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ में चीजें आपको जरूर आई होंगी, चीजें आपको याद भी हुई होंगी। तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं तो इस क्लास को लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगर आपने इसको अभी तक शेयर नहीं किया, इस क्लास को अगर आपने शेयर नहीं किया तो इस क्लास को आप जरूर शेयर करें। ठीक है, जो लोग यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पर कला की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को उनको ज़रूर शेयर करा करिए, जिससे कि और लोग हमसे यहाँ पर कनेक्ट हो सके। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू सो मच। और क्लास को अभी के अभी यहाँ पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत।